हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारे पास एक ये सवाल है, वही कोलिजन वाला काम चल रहा था ना कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्साइट करना था, तो इधर से एक पार्टिकल मार दो तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हो जाएगा और उससे जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एक्साइट हो जाएगा, और ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। सही है। तो चलो, हमने यहाँ पर एक न्यूट्रॉन लिया। न्यूट्रॉन जो है इसका मास है मान लो 4m, और ये ऐसे आ रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी है k, और ये एक He+ है। He+ का मास जो है वो हमने मान लिया 4m। ये क्या बात हुई भाई, इसका m उसका 4m क्यों? ऐसा है कि जो He+ है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस, तो उसमें होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है, हालांकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट ठीक है उसको निगलेक्ट करो। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो वो इफेक्टिवली 4 प्रोटॉनों के बराबर हो जाएगा। ये एक या 4 प्रोटॉन कह लो या 4 न्यूट्रॉन कह लो, ये एक सिंगल न्यूट्रॉन है, तो इसका मास इससे लगभग 4 गुना, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। तो मैंने कहा चलो कैलकुलेशन अपना करने के लिए थोड़ा आसान कर लेते हैं, 4m एग्जैक्ट ही मान लेते हैं। अब ये रेस्ट पर है, सही है, और ये ग्राउंड स्टेट में भी है। वो ये सवाल जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, बस उसमें H की जगह He+ कर लिया है। अब आपसे कहा गया कि बताओ भाई कि इस जो न्यूट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए टू एक्साइट He+। तो बस वैसे ही काम करना है जैसे कल वाला था, वो सॉरी लास्ट क्लास वाला था, सेम वैसे ही वर्किंग करें और जवाब निकालें। क्लास रोको, क्वेश्चन नोट करो, तेजी से जवाब निकालो। हाँ जी, चलो तो देखते हैं। ये न्यूट्रॉन है, मास m, u वेलोसिटी से चला आ रहा है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। ये He+ है, ये ग्राउंड स्टेट में है। अब ये n1 बराबर 1 में है, इसका मास है 4m और इसकी वेलोसिटी है 0, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब ये ग्राउंड स्टेट में है, इसने इसको टक्कर मारा, ठीक, तो He+ को एक्साइट करना है, तो He+ जो है वो अभी है n बराबर 1 में, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो होगी -54.4 eV। ये कैसे आया? अरे वो होता है यार -13.6 Z²। He+ के लिए Z बराबर क्या होता है 2, तो -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो -54.4 eV। सही। और ऊपर जाओगे तो वैसे तो बहुत सारे लेवल हैं, लेकिन हम कहेंगे यार हम ऐसा करेंगे 1 से जाएंगे 2 में। क्यों? क्योंकि ये काम करने में सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी। हम ये कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम चाहिए, तो यार He+ से भी कह देना कि यार तुम ज़्यादा एनर्जी मत डिमांड करना, कम एनर्जी से काम चलाओ। तो He+ क्या है भाई, कितना भी कम मैं करूँ 1 से 2 तक तो जाऊँगा ना, एक्साइट होऊंगा, तो चलो 1 से 3, 1 से 4 में और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं जाता वहाँ तक, मिनिमम यहाँ तक तो जाऊँगा। हमने चलो वहाँ चले जाओ, तो एनर्जी क्या होगी -3.4 Z² यानी -13.6 eV। तो इसमें जो एनर्जी इसको चाहिए ΔE वो क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंस लीजिए 40.8 eV। तो He+ कहेगा कि भाई मुझे अगर एक्साइट होना है तो कम से कम 40.8 eV एनर्जी तो दो। हमने ठीक है चलो ये ले लेना। अब देखते हैं ये एनर्जी आएगी कहाँ से। ये एनर्जी आएगी यहाँ जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में उससे, ठीक। तो हमने कहा यार मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है ये बताओ। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 m2 अपान m1 + m2 इंटू u1 - u2 का होल स्क्वायर। रखो वैल्यू हाफ m इंटू 4m अपान m + 4m इंटू u - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 4/5 इंटू हाफ m u², यानी कि 4/5 के, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसका 4/5 टाइम्स लॉस किया जा सकता है। तो भाई जो ΔE है ये <= होना चाहिए 4/5 के। सही है, ये बताया था हमने आपको, ΔE <= दिस वैल्यू, ऐसा कंडीशन लिखवाई थी। ΔE <= 4/5 के। भाई ये मैक्सिमम लॉस है,
मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो इतना लॉस तो करवाना ही करवाना है। तो कोई भी चीज़ अपने मैक्सिमम वैल्यू से या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी। ठीक, तो ये है दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना ये सिस्टम ये He प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक्साइट होने के लिए, उतनी एनर्जी है 40.8 कहाँ से आएगी, वो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज से आएगी ना, तो उतना काइनेटिक एनर्जी में क्या होना चाहिए, लॉस। ओके, डेल्टा ई की वैल्यू कहाँ गई, 40.8 EV लेस देन इक्वल टू 4/5 के, तो यहाँ से के ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 10.2 इंटू 5 यानी कि 51 EV। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो न्यूट्रॉन की चाहिए He प्लस को एक्साइट करने के लिए वो है 51 EV। कम से कम इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर न्यूट्रॉन आएगा तब He प्लस एक्साइट हो सकता है। इससे कम एनर्जी लेके अगर He प्लस आएगा, सॉरी न्यूट्रॉन आएगा, तो He प्लस एक्साइट नहीं होगा। चाहिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ K इज लेस देन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो He प्लस विल नॉट गेट एक्साइटेड। ठीक है, तो वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा इलास्टिक कोलिजन। अगर आपका जो न्यूट्रॉन है वो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा, तो न्यूट्रॉन आएगा इससे टकराएगा, कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा ही नहीं। समझे? तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्लास ओके, नोट कर लो। सेम वही चीज़ है, देख लेना, सेम वही जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, बस उसमें ये H था, अब यहाँ पर He प्लस कर दिया। तो एक बार नोट कर लीजिए, क्लास ओके। अगर हम लोग इसमें जो पार्टिकल है जो आ रहा है उसको चेंज कर दें, मान लो वो पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इसका मास है स्मॉल m, और ये है H एटम, इसका मास है कैपिटल M। कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ये बात हम लोग जानते हैं। और भी हाइड्रोजन एटम होगा बहुत हैवी और इलेक्ट्रॉन होगा बहुत लाइट। हाँ सही है। अब आपसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो टक्कर मारे, और टक्कर मार के H को क्या कर दे, एक्साइट। लास्ट क्लास में हमने जब न्यूट्रॉन को लेकर कोलिजन कराया था, कौन था, न्यूट्रॉन था या प्रोटॉन था, व्हाटएवर जो भी था, तो काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए थी 20.4 EV। अब देखेंगे अब क्या है मामला। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं H की बात करूँगा। तो आज वो ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ से ऊपर जाएगा, हम कहेंगे यार मिनिमम एनर्जी लेके काम चलाओ, तो क्या कहा यार मुझे 2 तक तो भेजो कम से कम। हमने चलो भाई 2 तक चले जाओ तुम, N1 बराबर 1 से N1 बराबर 2 तक चले जाओ। यहाँ एनर्जी होती है -13.6 EV, यहाँ -3.4 EV। तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 10.2 EV। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी ये सिस्टम के द्वारा। अब इतनी एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी तो यही हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना चाहिए कोलिजन में। अरे जब काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तभी तो वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी घटी है वो घुस जाएगी H एटम में, और H एटम उसे एब्जॉर्ब करके अपने को एक्साइट कर लेगा। चाहिए, तो अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है यहाँ पर वो देखते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है ना, हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने जो इलेक्ट्रॉन है वो देखा, उसका मास लिख लिया स्मॉल m, वेलोसिटी लिख ली u, और काइनेटिक एनर्जी लिख ली हाफ m u स्क्वायर, और ये है आपका H, इसका मास है कैपिटल M, ये रेस्ट पे था, रुका हुआ था। ठीक, अब हमने इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाला, तो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल लॉस जो है वो हो गया हाफ स्मॉल m कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू u माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ स्मॉल m कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू u स्क्वायर। ये हो गई बात, सही है। अब क्या करें, अब हमने कहा भाई ऐसा है
अब हमने कहा ऐसा है भाई, हमारे पास जो है जो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये मैक्सिमम लॉस है। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि हम ये कहेंगे यार कैपिटल एम स्मॉल एम से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक काम करो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम को लगभग कैपिटल एम लिख लो, समझे। अरे भाई मान लो ये स्मॉल एम है 0.001 और कैपिटल एम है 1, तो 0.001 और 1 ऐड करके 1 के ही लगभग तो आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, थोड़ा एक्सप्रेशन हम सिंपल करेंगे तो वो आ जाएगा हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम अपान कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर। सो दिस इज हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर यानी कैपिटल के। तो इलेक्ट्रॉन जब आके एच एटम से टकराएगा तो ये कंडीशन ये कह रही है कि ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की लगभग सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो जो लॉस है वो करवाना कितना है 10.2 और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है के। तो कोई भी चीज़ है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी, ये इससे बड़ी नहीं हो सकती भाई, कोई भी चीज़ अपने मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो लॉस अपने मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन या इक्वल टू ही रहेगा। तो लॉस कितना कराना है 10.2 EV और काइनेटिक एनर्जी ये के। अच्छा, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2 EV, के की मिनिमम वैल्यू 10.2 EV। देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के केस में तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को तुम बस लगभग 10.2 EV काइनेटिक एनर्जी लेके भेज दो, इलेक्ट्रॉन आया एच एटम से टकराया और वो एच एटम को एक्साइट कर सकता है। अगर ये न्यूट्रॉन आ रहा होता, प्रोटॉन आ रहा होता, तो उनको फिर काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए होती वो 20.4 EV चाहिए होती। 20.4 या उससे ज़्यादा पे वो एच एटम को एक्साइट कर पाते, उससे कम पे नहीं कर पाते। अच्छा, फिर एक और चीज़ फिर याद दिला देता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो भी हमने रिजल्ट वगैरह पढ़े हैं, ये वाले ये वाला ये सब हमने किया होता है 1 डायमेंशन वाले केस के लिए, कि एक पार्टिकल आया दूसरे से टकराया और टक्कर से पहले टक्कर के बाद ये लोग एक ही लाइन के लॉन्ग मूव करते रहे, तो ये होता है कोलिजन इन 1 डायमेंशन, उसके लिए ये रिजल्ट होता है। अगर कोलिजन इन 2 डायमेंशन है, कोई चीज़ चल रही थी ऐसे यूँ चल रही थी और ये टक्कर खा के एक गया ऐसे एक गया ऐसे, ये कोलिजन इन 1 डायमेंशन नहीं है, इसमें आप ये रिजल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो, नहीं कर सकते तो ठीक है, अभी तो कर ही सकते हैं। तो एक बार क्लास रोक के इसको नोट करो, फिर आगे देखेंगे। अब एक सवाल है जिसमें हम थोड़ा सा 2 डायमेंशन को लेकर काम करेंगे, और 2 डायमेंशन में जब वर्किंग होगी तो ऐसे में हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो हमें मोमेंटम का कंजर्वेशन वगैरह का ख्याल रखते हुए काम करना पड़ेगा। सही, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखते हैं, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन इधर से चला आ रहा है। न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये He+ है, ये अभी ग्राउंड स्टेट में है, N1 बराबर 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। ये रेस्ट पर है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अच्छा, आप इसका मास अगर m मानेंगे तो इसका मास 4m मान लीजिए। चलो, ये भी सही, लगभग 4m के बराबर। अगर इसका m तो उसका लगभग 4m कैलकुलेशनों के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, न्यूट्रॉन आता है He+ से टकराता है, और ये कोलिजन इन 1 डायमेंशन नहीं है। इसमें क्या होगा कि ये He+ यूँ है, ये न्यूट्रॉन आएगा यूँ टकराएगा और टक्कर खा के न्यूट्रॉन जिस लाइन के लॉन्ग आ रहा था उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा। टक्कर खा के He+ जाएगा ऐसे, न्यूट्रॉन जाएगा ऐसे, यूँ देख रहे हैं, ऐसे टक्कर लगी। ये न्यूट्रॉन, ये He+ रुका हुआ था, न्यूट्रॉन आया टक्कर खा के, न्यूट्रॉन यूँ गया और He+ यूँ गया। अब हम तो ये लिख देता हूँ मैं कि आफ्टर कोलिजन न्यूट्रॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। शुरुआत की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी उसके परपेंडिकुलर जाता है। अच्छा, तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि He+
एक्साइट होके कौन कौन से लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो इफ He प्लस गेट्स एक्साइटेड, ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N2 मतलब अरे N1 बराबर 1 से जंप करके ऊपर जाएगा तो 1 से या तो 2 में जाएगा या 1 से 3 में जाएगा या 1 से 4 में जाएगा, मतलब जिस ऑर्बिट में जाएगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो N2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो सब बतानी। हाँ हाँ सही है। तो एक बार क्लास को रोकें, इस सवाल को नोट करें और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप वो रिज़ल्ट यूज़ नहीं कर सकते हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ख्याल रखते हुए वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो एक बार क्लास रोको, सवाल लिखो और जवाब निकालने की कोशिश करो। हाँ जी, ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये m मास का न्यूट्रॉन चला रहा है और इसकी वेलोसिटी है u, और ये 4m मास का He प्लस है, इसकी वेलोसिटी है 0। कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन जो है वो इधर जाता है v वेलोसिटी से, और जो 4m है ये भी चलेगा। अब ध्यान दीजिए, आज ये रुका हुआ था 4m, अब ये चलेगा, तो इस 4m की वेलोसिटी जो है उसको लेकर हम क्या बात कह सकते हैं। बहुत आसान है, देखो अगर तुम इस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, इस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन से पहले इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है mu, तो कोलिजन के बाद भी इस डायरेक्शन में मोमेंटम mu ही तो होना चाहिए। हाँ, अब ये तो जा नहीं रहा इधर की तरफ, तो 4m जा रहा होगा, तो 4m की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हाँ u/4, तभी तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन हो पाएगा। बताइए सही है नहीं है, ये mu, ये 4m इंटू u/4, mu इसका भी हो गया, इसके पास इधर कोई मोमेंटम है नहीं, इसके पास भी नहीं है, तो mu बराबर 4m इंटू u/4। बात समझ में आई हम लोगों की। अच्छा, दूसरी और देखो, इस डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन करा लो, ये डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन कराओगे तो टक्कर से पहले इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, 0, कोई है नहीं मूवमेंट इस डायरेक्शन। टक्कर के बाद भी इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। अब इस डायरेक्शन में मोमेंटम 0 करने का क्या तरीका है, अरे जितनी वेलोसिटी इसकी भी इधर है, इसकी करो उल्टी डायरेक्शन में। क्यों, दोनों के मोमेंटम को मिला के नेट मोमेंटम 0 कराना। नेट मोमेंटम 0 करने के लिए जितना इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ, उसका इतना मोमेंटम नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होनी चाहिए मोमेंटम, यानी नीचे होनी चाहिए वेलोसिटी। तो कितनी होगी, अरे यार v/4। क्यों, अरे इसका मोमेंटम mb, तो इसका भी तो mb नीचे करो, तभी तो mb ऊपर mb नीचे, तो नेट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मोमेंटम mb करने के लिए मास इसका है 4m, तो वेलोसिटी क्या लोगे, v/4। हाँ हाँ, बात तो सही है। चलो भाई, इतना काम कर लिया हमने। अब हम ये बात कहते हैं कि यार ये वेलोसिटी तो कंफर्म है, ये v और v/4 ये कुछ वेरिएबल, मतलब u तो आपको दे रखा है ना, समझो, हाफ mu² बराबर 65 के eV, 65 eV। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा है, ये v की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल है, तो v की वैल्यू जब सबसे कम होगी तब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी मिनिमम, तो लॉस क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पता करता हूँ कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम लॉस के लिए पता करूँगा कि इस समय इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। ओके भाई, ऐसा सोचो ना कि कोई चीज़ पहले थी 65, बाद में हो गई 10, तो लॉस कितना हुआ, 55। पहले थी 65, बाद में हो गई 20, तो लॉस कितना हो गया, 45। पहले थी
65 बाद में हो गई 5, तो लॉस कितना हुआ 60। यानी ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी लॉस उतना बढ़ता जाएगा। तो अगर तुम लॉस को करना चाहते हो मैक्सिमम, तो इसको क्या करोगे मिनिमम। आई बात समझ में? हाँ, तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को कम करना चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाने में लॉस को मैक्सिमम बनाने के लिए मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है ये हम पता करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मिनिमम बनाना चाहेंगे। और काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम बनाने के लिए आप यहाँ पे जो v है उसको वो क्या ले लोगे 0। हाँ ठीक है, यही तो कहा है कि ये न्यूट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, ये तो ना कहा है कितनी वेलोसिटी से जाएगा। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी से उधर जाने लगा, तो ये वेलोसिटी 0 हो गई। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ m इंटू, सॉरी ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4m के पास वेलोसिटी क्या बचेगी u/4। तो हाफ इंटू 4m इंटू u/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू हाफ m u स्क्वायर, यानी ये 65। तो रख दो 1/4 इंटू 65 EV, तो ये आगे जाके 32.5 16.25 EV। तो ये तो इतनी तो कम से कम काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम के पास कोलिजन के बाद। तो मिनिमम तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तब ये लॉस मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 65 माइनस 16.25 यानी कि 48.75 EV। ये इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, सही है। ये मैक्सिमम लॉस है, मतलब हमारा न्यूट्रॉन जब यहाँ के टकराएगा तो इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, यानी इससे ज़्यादा एनर्जी He+ के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं करी जा सकती। तो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाई He+ टू गेट एक्साइटेड। एक्साइट होने के लिए He+ को जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। मैंने ठीक है भाई, चलो He+ का वो बनाते हैं एनर्जी लेवल, n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले आइए, ठीक है। अब देखो यहाँ एनर्जी देखो, माइनस का 54.4 EV, माइनस का 13.6 EV, माइनस 6.04 EV, माइनस 3.4 EV, माइनस 2.2 EV, ये सब He+ का होता है ना Z बराबर 2, माइनस 13.6 Z स्क्वायर, माइनस 3.4 Z स्क्वायर, माइनस 1.51 Z स्क्वायर, माइनस 0.85 Z स्क्वायर, माइनस 0.55 Z स्क्वायर। अब देखो अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी 40.8 EV। क्या इतनी एनर्जी देना पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो He+ एब्जॉर्ब कर सकता है वो है 48.75, और अगर उसे 1 से 2 जाना है तो उसे मात्र 40.8 EV एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तो बिल्कुल ये काम हो सकता है। ऐसे ही अगर 1 से 3 जाओगे तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, 1 से 3 जाना है तो इसका डिफरेंस लो 48.36 EV। हाँ ये भी हो सकता है, 48.36 EV एनर्जी He+ एब्जॉर्ब करना चाहेगा 1 से 3 जाने के लिए, और हम कहेंगे यार 48.75 तक दी जा सकती है, तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। लेकिन अगर आप और ऊपर जाने की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ जाने में और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एक मिनट, ये चलो इधर लिख देता हूँ। हाँ जी, 1 से 3 जाने में जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी, इसका डिफरेंस 51 EV। मैं कहूँगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 48.75 EV एनर्जी एब्जॉर्ब करी जा सकती है। यहाँ पर हमें 1 से 4 जाने के लिए हमारे को 51 EV चाहिए, और 1 से 5 जाओगे तो और ज़्यादा चाहिए, 1 से 6 जाओगे तो और ज़्यादा चाहिए, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसका मतलब आपका जो He+ है वो 1 से 2 जा सकता है, 1 से 3 जा सकता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, N2 बराबर 2 एंड 3, ये आंसर है। ये पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ N2 जहाँ तक हमारा जो He+ है वो जा सकता है वो है 2 और 3।
2 में जा सकता है, 1 से 2 में चले जाएगा, या 1 से 3 में चले जाएगा। 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 जाने के कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत इतनी एनर्जी चाहिए 51 EV, इतनी तो दी ही नहीं जा सकती। अच्छा, तो कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, ठीक, बस ये समझना है कि हाँ यार, मोमेंटम के कंजर्वेशन का ख्याल रखते हुए अगर हम वर्किंग करेंगे तो टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी 65 है, तो टक्कर के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम से कम 16.25 तो रहेगी। तो टक्कर के बाद अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी तो बचनी ही है, कम से कम इतनी, तो मैक्सिमम जो लॉस है वो इतने का ही हो सकता है। भाई कोई चीज़ 100 है आज और आप कहते हो कि कुछ काम करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू कम से कम 20 तो रहेगी, कम से कम 20 रहेगी, यानी 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो जो लॉस है वो कितने का हुआ? 80 का हो सकता है, 70 का हो सकता है, 60 का हो सकता है। तो मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब ये सिचुएशन पे आएंगे आप। तो ऐसे करके हमने बात यहाँ बताई, क्लास को रोकें और इसको साफ साफ नोट करें, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लेकर है। कोई भी पार्टिकल जब चल रहा होता है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो डिस्कस करी जाती है। अब वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक बहुत पॉपुलर सी चीज़ है, किसी भी चैप्टर में पढ़ी जा सकती है। बहुत से लोग ये एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग जो है वो आगे वो चैप्टर होता है अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, उसमें पढ़ लेते हैं। कहीं पढ़ लो, कोई बात नहीं है, तो जनरल चीज़ है और ऐसा नहीं है किसी भी है एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में लगेगी, कहीं भी लग सकती है, ठीक। तो बात हो रही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका मतलब होता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल है, वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, पूरी बात लिख दी। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम उस पार्टिकल के बारे में ये कहते हैं कि इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट करी जा सकती है। उस वेव की जो वेवलेंथ है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है। अच्छा, तो m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी चल रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम हो गया p बराबर mv, ठीक। काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो, p स्क्वायर बाई 2m लिख लो, जो चाहो लिख लो। अब इस पार्टिकल के इक्विवेलेंट एक वेव हम लोग कंसीडर करते हैं और वेव की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। अब पार्टिकल की वेव कहाँ से आ गई हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस ये बात डी ब्रॉगली ने बता दी कि हाँ भाई कोई मूविंग पार्टिकल को वेव की तरह से कंसीडर किया जा सकता है। तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है, ये वेवलेंथ ये क्या कहलाती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/p। h समझते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। p को mb लिख सकते हो, यस लिख दीजिए। और p को यहाँ से देखोगे तो p स्क्वायर बराबर 2m के, कोई दिक्कत नहीं है। तो p बराबर रूट में 2m के, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से आप लिख लीजिए h/रूट में 2m इंटू के। तो कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसे लिखी जा सकती है। अब मैंने कहा भाई ऐसा है, मान लो हमारे पास m मास का कोई पार्टिकल है, उस पर चार्ज है q और ये रेस्ट पर है। अब इसको हमने क्या किया, हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस v लगा के उसको एक्सेलरेट किया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आया तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। तो ऐसे केस में ये पार्टिकल जब चलेगा और यहाँ तक आएगा तो इसके पास ये यहाँ पर रेस्ट पे था, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई k। तो काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगा उसको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी q इंटू वी। चार्ज जितना होता है पार्टिकल के पास मल्टीप्लाइड बाई जितने पोटेंशियल डिफरेंस है इसको एक्सेलरेट किया जाता है। ये हमने खूब टाइम दे के पढ़ा था। अब तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के लिए बाद वाली काइनेटिक एनर्जी और माइनस पहले वाली काइनेटिक एनर्जी करो,
K माइनस 0 बराबर क्यू वी, तो यहाँ से K बराबर क्यू इंटू वी। अब आप अगर इस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना चाहते हैं तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, h अपान रूट में 2m इंटू के, तो h अपान रूट में 2m इंटू क्यू इंटू वी। ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ तब है जब कोई पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, अब पार्टिकल के पास चार्ज था क्यू, मास था m, उसको v पोटेंशियल डिफरेंस लगा के आपने एक्सेलरेट किया तो उसने k काइनेटिक एनर्जी गेन करी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये होगी और इस समय पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, देखो ना लैम्डा बराबर क्या है, h अपान रूट में 2m इंटू के, तो h अपान रूट में 2m इंटू क्यू इंटू वी। अच्छा ठीक है, तो क्लास को रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये जो बात यहाँ पे कही गई है कि पार्टिकल को वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी देखी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखी, तो एक इसमें स्पेशल केस होता है इलेक्ट्रॉन का, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए, पहले रेस्ट पे था और फिर उसको वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाई पोटेंशियल डिफरेंस v, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। भाई अभी हमने पढ़ा लैम्डा बराबर h अपान रूट में 2m क्यू वी। हाँ, तो आप एक काम करो कि लैम्डा बराबर 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई रूट में 2 इंटू m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस v इन वोल्ट। ऐसे रखोगे तो यहाँ से जो लैम्डा है वो आपको काहे में मिल जाएगा, मीटर में। बिल्कुल सही बात है, अगर आप सारी चीज़ें ऐसा ही सिस्टम में रखेंगे तो लैम्डा आपको मिल जाएगा, किस में, मीटर में। मैंने कहा अगर मैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूँ तब क्या होगा, नैनोमीटर में लिखना चाहूँ तो लैम्डा इन नैनोमीटर विल बी इक्वल टू लैम्डा इन मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9। ऐसा होता है ना, मान लो लैम्डा इन मीटर है सपोज 500, तो अगर इसको लैम्डा इन नैनोमीटर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 500 इंटू 10 की पावर 9 लिखोगे ना। सही है नहीं सही है। तो भाई मेरे ऐसे, तो मैंने कहा ऐसा करो, ये 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा इन नैनोमीटर इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई रूट में 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी, और ये वी काय में होना चाहिए, इन वोल्ट। ये वी यहाँ वोल्ट में रखोगे और ये वैल्यू रही तो आपका ये क्या आ जाएगा, लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। ठीक, तो ये हो गया आपका 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई, इनफैक्ट आप अगर यहाँ देखेंगे तो 31 और 19 हो गया 50 माइनस 50, 10 की पावर माइनस 50 रूट लग गया तो 10 की पावर माइनस 25 वो कट जाएगा, तो ये पावर कट जाएगी और 6.626 अपान रूट में 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6, तो 9.1 इंटू 3.2 कर दो, सही है, 9.1 इंटू 3.2। अच्छा एक मिनट कैलकुलेट कर देते हैं ज़रा, ये हो गया 9.1 इंटू 3.2, ये आ गया 29.12 इंटू वी इन वोल्ट। अच्छा
अब ये रूट में 29.12 ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग अपान 5 पॉइंट समथिंग, वो 1.22 करके कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा लैम्डा इन नैनोमीटर बराबर 1.227 अपान रूट में v इन वोल्ट। बहुत से लोग इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिखना चाहते हैं इसको, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम अगर चाहिए तो क्या होता है, लैम्डा इन नैनोमीटर जो है, ठीक है, लैम्डा इन नैनोमीटर, भाई नैनोमीटर में अगर वैल्यू कुछ भी है तो, और आपको एंगस्ट्रॉम में चाहिए, मान लीजिए 1 नैनोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम कितने हुए 10, हाँ, तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू चाहिए तो इंटू 10 और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12.27 अपान रूट में v इन वोल्ट। तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन दिया और बता दिया कि वो रेस्ट पर है, और फिर उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे, तो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने के बाद उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो कितनी हो जाएगी, तो नैनोमीटर में चाहिए ऐसे लिख लो, एंगस्ट्रॉम में चाहिए ऐसे लिख लो। अब जैसे याद कर लिया, मैंने तो दोनों तरह से लिख दी, आपको जिसमें कंफर्ट रहे वैसे याद कर लो, लेकिन इनमें से एटलीस्ट एक याद कर लेनी चाहिए, नैनोमीटर वाली ज़्यादातर लोग याद करके रखते हैं, ठीक है। और अगर एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो भाई इसे कन्वर्ट कर लो एंगस्ट्रॉम में। चलो तो क्लास रोको और इसको नोट करो।